हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो मुझे लगता है इन मार्केट कंडीशंस में भी ऐड करके चला जा सकता है। मैं इस स्टॉक को काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा था बट डिटेल में स्टडी नहीं कर पा रहा था। आज मैंने डिटेल में स्टडी किया तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। इनफैक्ट मैं ये स्टॉक पर्सनली खुद भी ख़रीदने वाला हूँ, कल ही खरीदूंगा जहाँ तक है। एंड किस प्राइस पे मैंने लिया वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो इसी बात पे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड अपडेट्स आप लोग मिस ना करें। तो सबसे पहले थोड़ी मार्केट्स की बात है। इनफैक्ट डेली सेम बात करके अजीब लग रहा है बट FIIs की सेलिंग लगातार जारी है, बस अमाउंट ऊपर नीचे होता है। आज भी ऑलमोस्ट 2300 करोड़ की सेलिंग की है नेट में। DIIs ने 1300 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ख़राब था, 0.5 के आसपास। दैट मीन्स एक शेयर अगर एडवांस हो रहा था तो उसके कंपैरिजन में 2 शेयर डिक्लाइन हो रहे थे। निफ्टी 50 0.92% डाउन था बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 16,400 के आसपास सीसॉ कर रहा था एंड 16,400 फलक्रम बना हुआ था। लास्ट में 16,400 सपोर्ट के आसपास ही बंद हुआ। तो कल का दिन काफ़ी क्रिटिकल होगा। एंड निफ्टी मिड कैप 0.67% डाउन था। निफ्टी स्मॉल कैप 100.59% डाउन था। विक्स 20.43 है, अभी भी ओवरऑल कंफर्टेबल है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर या बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम्स नहीं लग रही है। बट कल क्योंकि इंपॉर्टेंट डे है, MPC की भी मीट है एंड वहाँ वो लोग अनाउंस करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे उनका क्या आउटलुक है, इंटरेस्ट रेट कितनी हाइक करेंगे, उसके ऊपर सबकी नज़र होगी। तो उससे बेसिकली डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे मूव करता है कल। बट पर्सनली मुझे जो लग रहा है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड शॉक नहीं मिलना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशन है उसी के अनुसार RBI करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने मई में एक सडन हाइक कर दिया था। तो चलिए, जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ ये बेसिकली मोतीलाल ओसवाल ने भी अभी वन ऑफ द टॉप पिक्स है उनका मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्पेस से। जेफरीज ग्लोबल हेड ऑफ इक्विटी स्ट्रैटेजी जो क्रिस्टोफर वुड है, उन्होंने भी ये कंपनी अपने इंडिया पोर्टफोलियो में इंक्लूड की है। इस कंपनी को 4% वेटेज दी है। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप ये काफ़ी लोग पिक्चर्स देख के समझ गए होंगे, जो ये मुंबई के वर्ल्ड टावर्स हैं, बेसिकली लोधा ग्रुप। तो लोधा ग्रुप यानी मैक्रोटेक डेवलपर्स जो हैं वो मुझे एट दिस पॉइंट काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है। एंड इनफैक्ट मैं पर्सनली खुद भी स्टॉक को ऐड करने वाला हूँ। ओवरऑल जो रियल एस्टेट है मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करेगा। लास्ट फ्यू ईयर्स से काफ़ी ज़्यादा दबाव में था एंड इनफैक्ट कोविड के बाद से तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल ही हो गई थी उनकी। बट अभी मुझे लगता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा करने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में बूम आने वाला है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में, तो आप इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हैं। एंड मैक्रोटेक डेवलपर्स बेसिकली इन्होंने अभी बेन कैपिटल एंड इवानॉक कैम्ब्रिज के साथ टाई अप भी किया है, जिन्होंने 33% स्टेक है इनका मैक्रोटेक डेवलपर्स का। ये तीनों मिलके $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे। बेसिकली जो भी लॉजिस्टिक्स है एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस है उसमें। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि अब इनका फोकस इंडस्ट्री की तरफ भी आ रहा है। एंड ये जो बेस्ड है ये मोस्टली मुंबई एंड पुणे में बेस्ड है। एंड मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ मैक्रोटेक डेवलपर्स से, क्योंकि अभी जैसे आप लोग सब जानते हैं मैं अभी मुंबई जाके आया था। तो मुंबई में मेरा जो भाई रहता है वो लोधा के ही, जो लोग मुंबई के आसपास हैं या मुंबई में रहते हैं वो जानते होंगे कि वडाला में न्यू कफ परेड बोल के है, लोधा की प्रॉपर्टी है। तो मेरा छोटा भाई जब भी कैलकाटा आता था या तो वो बार बार मतलब घर पे जब भी आता था तो वो यही बोलता था, यार भैया वो जो प्रॉपर्टी है लोधा की बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एक तरह से रिसॉर्ट है वो। तो मुझे लगता था ऑब्वियसली अच्छी बात है, बट मुझे लगता था आशीष हाइप करके बोल रहा है। बट पर्सनली 2 दिन जब मैं वहाँ रुका तो एक्चुअली मुझे लगा कि कोई भी रिसॉर्ट भी एक्चुअली उसके सामने फेल है। आई मीन सब फैसिलिटीज़ हैं, एकदम लग्जरी है। जैसे कैलकाटा में जो लोग हैं वो जानते होंगे, अरबाना बोल के एक नया प्रोजेक्ट बना है कैलकाटा में, उसमें कहीं ना कहीं मेरा ड्रीम हाउस है। कैलकाटा में अगर मैं रहता हूँ तो फ्रैंकली मैं वहाँ पे फ्लैट लेना चाहता हूँ, अरबाना कोलकाता में। तो बट जो मैं मुंबई जब 2 दिन रुका उस कॉम्प्लेक्स में या उस सोसाइटी में वडाला में, जो लोधा की प्रॉपर्टी है, तब मैंने जाना कि अरबाना जैसा मतलब कैलकाटा का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से एक है, बट वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। तो लोधा की प्रॉपर्टीज़ लग्जरी को पर्सोनीफाई कर रही हैं। मतलब टोटली मैं अमेज्ड हो गया। मुझे लगा कि हाँ,
अगर फ्रैंकली जिनके पास पैसा है और जो लोग एक बार प्रॉपर्टी विजिट करेंगे उनको 100% मन में ये आएगा कि यार काश यहाँ रहें। तो जो एस्पिरेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, जो प्रोफेशनल क्लास है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे अपने जैसे बड़े बूढ़ों के फोकस में क्या रहता था कि भैया अगर पैसे हों घर बनाना है तो ऐसे बनाओ कि भैया अपनी ज़मीन ले लो, उसके ऊपर आप बंगलो बना दो, या फिर मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ तो वहाँ लोग बोलते हैं कोठी खड़ी कर दो। तो बेसिकली क्या हो रहा था, लेकिन अब जो है फोकस चेंज हो रहा है। जो ये प्रोफेशनल क्लास है, जो बहुत वेल्दी पीपल है, उनका जो फोकस है अब हो रहा है कि आप सोसाइटीज़ में रहें, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जहाँ क्लब हाउसेस हो, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ हो, और उसमें आप चाहे ड्यूप्लेक्स ले लो, ट्रिप्लेक्स ले लो या पेंट हाउस ले लो। तो ये जो नज़रिया है वो चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मैक्रोटेक डेवलपर्स या लोधा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। की फैक्ट्स के ऊपर नज़र डालते हैं। ये बेसिकली इनके अभी 42 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 24 प्लान प्रोजेक्ट्स हैं। इन्होंने टोटल सेल्स जो की है फाइनेंशियल ईयर 14 के बाद 58,000 करोड़ की है। टोटल होम्स ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास डिलीवर किया है। तो काफ़ी बिग स्केल में काम कर रही है लोधा डेवलपर्स। इनका फाइनेंशियल्स देखते हैं, 50,000 करोड़ की कंपनी है, तो मिड कैप में है। करंट प्राइस इसका 1046 चल रहा है या 1046। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अ बिट ऑन द लोअर साइड है, बट क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिटर्न्स में एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। तो 10-15% में भी कुछ स्कोप है इंक्रीज़ होने का, बट आई थिंक ये क्योंकि कोविड इम्पैक्टेड है तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है रिटर्न्स भी काफ़ी इंप्रूव होंगे। अगेन प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो इसके अभी फाइनेंशियल्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अभी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट 2 ईयर्स में कोविड का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो बाकी सारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं वापस स्टार्ट हो गई थी, बट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट अभी भी प्रेशर में था। तो अब जैसे कोविड एकदम ख़त्म हो जाएगा तब आई थिंक रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ओवरऑल अभी जो फाइनेंशियल्स हैं वो इतना अट्रैक्टिव ना लगें, बट स्टिल ओवरऑल रीजनेबल लग रहे हैं मुझे। और पर्सनली मैं जो है इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर को लेकर बेट कर रहा हूँ, एंड जो पास्ट है उसके ऊपर नहीं। इसकी क्वार्टरली प्री सेल्स एंड कैश कलेक्शन ट्रेंड देखते हैं। क्वार्टर 4 की जो फाइनेंशियल ईयर 22 में क्वार्टर 4 में आप देख सकते हैं रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 500 करोड़ की प्री सेल्स हैं, 2800 करोड़ की कैश कलेक्शंस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर आउटलुक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस कंपनी का। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, लास्ट फ्यू क्वार्टर में कोविड से कहीं ना कहीं रिकवर कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा रहा था, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है ये स्टोरी मुझे। ईयरली रिजल्ट्स देखते हैं तो 2019 तक कंटिन्यूसली, इनफैक्ट मार्च 2020 तक कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी कंपनी। उसके बाद से ऑब्वियसली कोविड आ गया तो अचानक से सेल्स डिप हो गई, बट अभी वापस रिकवरी फेज़ में है। बैलेंस शीट में अपने देख सकते हैं मार्च 2022 एंडिंग में डेट टू इक्विटी 1:1 है। ओवरऑल डेट टू इक्विटी अगर इंडस्ट्री को कंसिडर ना करें तो हायर साइड पे है, बट अगर इंडस्ट्री को कंसिडर करते हैं रियल एस्टेट में तो आई थिंक वेरी रीजनेबल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो एनी टाइम डेट अच्छी खासी होती है। शेयर होल्डर पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं, सितंबर से दिसंबर 2021 में ऑलमोस्ट 6% का डिप आया था प्रमोटर होल्डिंग में, बट आई थिंक इनकी जो ओवरऑल जो होल्डिंग है मोर देन 80% है, तो ये काफ़ी हाई है। इससे कहीं ना कहीं सुकून मिलता है। उसके बाद FIIs की होल्डिंग आप देखेंगे ऑलमोस्ट 9% से 15% हो गई थी वही सेम क्वार्टर में सितंबर से दिसंबर में। तो आई थिंक प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग FIIs को सेल की होगी। उसके बाद DIIs जो है उनकी भी होल्डिंग थोड़ी सी है, पब्लिक की होल्डिंग 1.43% ही है सिर्फ। उसके बाद आप अगर टेक्निकल्स की तरफ नज़र डालेंगे तो लास्ट में मैंने जो ये स्क्वायर बॉक्स बनाया है इसमें आप देख सकते हैं डबल बॉटम पैटर्न बना है, या जिसको W पैटर्न भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। ये दिखाता है कि जो लॉन्ग टर्म में या फिर जो काफ़ी टाइम से बियरिश ट्रेंड चली आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब रिवर्स हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे जो पहला बॉटम बना था उससे प्राइस राइज़ किया, बट अगेन वापस रीटेस्ट करने के लिए शेयर प्राइस नीचे गिरा, बट उसके बाद वापस बायर्स जम के आ गए एंड उसके बाद वापस शेयर प्राइस को उतना ही ऊपर ले गए। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, एंड आने वाले दिनों में ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस, बट अगर मार्केट्स थोड़ा भी ठीक रहते हैं तो मैं इस स्टॉक को लेकर काफ़ी बुलिश हूँ फॉर द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स।
एंड जैसा इकोनॉमिक टाइम्स में मैंने पढ़ा इसके बारे में, एनालिस्ट लोग की जो ट्रेंड है 16 एनालिस्ट लोग ने कवर किया है करेंटली। उसमें से 11 वेरी स्ट्रांगली बाय का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 1 एनालिस्ट बोल रहा है कि बाय करो, 3 होल्ड करो, 16 में से 1 सिर्फ सेल का रिकमेंडेशन दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। प्लीज़ अपने एनालिसिस खुद करिए या फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। एंड हाँ, मैंने मैक्रोटेक या लोधा से का पैसा नहीं लिया है इस कंपनी को रिकमेंड करने का, क्योंकि मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था किसी का कि मैं बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को लूट रहा हूँ, कंपनी से पैसा लेके रिकमेंड कर रहा हूँ। बट आप जैसा जानते हैं अभी मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए हैं, तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी कंपनी पैसा नहीं देने वाली। एंड जस्ट इन केस देगी भी तो भी मैं इतना आप लोगों के साथ गारंटी से बोल सकता हूँ कि भैया मैं अपना ईमान नहीं बेचने वाला। जो भी है आप लोगों से बोल दूंगा कि आप लोग मेंबर्स बनो, तब मैं आप लोग को रिकमेंडेशन दूंगा, या फिर मेरे को जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा तो मेरे को यूट्यूब से ही पैसा मिल जाएगा। तो कंपनी का ऐसा बोगस पैसा नहीं चाहिए जिसमें इनोसेंट रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाए। तो लास्ट में ऑब्वियसली आप लोग फिर भी अपनी एनालिसिस अपना सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए। एंड ऑब्वियसली ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था। थैंक यू सो मच।